इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज फिर हम एक सेट बिहार पुलिस के लिए और डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम लोग पीछे 2 सेट डिस्कशन कर चुके हैं, तो तीसरा सेट आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए समय न गंवाते हुए इस तीसरे सेट को हम लोग देखते हैं, इसका डिस्कशन। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें मैथ जो हम छोड़ रहे हैं, मैथ को हम लोग किसी अगले वीडियो में कहिए तो इसको विस्तृत ढंग से पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब इसका डिस्कशन को चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं डिस्कशन को। ध्यान देंगे, डिस्कशन को देख लेते हैं। तो डिस्कशन जो है, कह रहे कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में विंध्य की पहाड़ियों में अवस्थित है, यानी वहाँ पे है ये। इसकी स्थापना जो है 1981 में की गई थी। ये ध्यान रखेंगे, ध्यान देने जो बात है। कुनो पालनपुर वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है। कुनो जो है पालनपुर वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है। कुनो नदी इस उद्यान से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम कुनो पड़ा है। सितंबर 2022 में अफ्रीका के नामीबिया देश से 8 चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। तो ये याद रखेंगे, कहाँ से लाया गया? अफ्रीका का नामीबिया देश से लाया गया है। और कहाँ रखा गया है? तो 8 चीतों को लाकर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। और कहाँ है ये? तो ये आपका अवस्थित है मध्य प्रदेश में, विंध्य की पहाड़ियों में अवस्थित है। इसकी स्थापना हुआ था 1981 को। इसको बात को ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैथ का है तो मैथ हम लोग छोड़ देते हैं। तो चलिए भी आपका साइंस देखते हैं। कह रहे 2 पिंडों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल R निम्न में से परिवर्तित होता है। जहां R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका कौन हो? 1/r²। इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। तो चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं दोस्तों। तो ध्यान देंगे, डिस्कशन में जो है कह रहे कि उड़ीसा में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ये कहाँ नदी है? हीराकुंड बांध जो है भारत के सबसे लंबा बांध है, ये महानदी पर है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो ये महानदी पर। इसकी लंबाई जो है 25.8 किमी है। देश का सबसे पुराना बांध है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित कलनई बांध है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। भागीरथी तथा भिलंगना नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देंगे दोस्तों, ये पाई जाती है कौन रोजगारी? दोनों, मौसम व परछन बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी और परछन बेरोजगारी पाई जाती है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका डिस्कशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, डिस्कशन में जो है कह रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और परछन 2 प्रकार की बेरोजगारियां आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मौसमी बेरोजगारी स्थिति विशेष रूप से कृषि कार्यों में मौसमी अंतराल में आने से उत्पन्न होती है। परछन बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इसे व्यक्ति में कार्य में संलिप्त तो रहता है, परंतु उसकी क्षमता का उसकी आय व उत्पादन में अधिक लाभ के रूप में सही प्रयोग नहीं हो पाता है। उस व्यक्ति से संबंधित क्षेत्र से हट जाने पर भी उत्पादन में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई देता। तात्पर्य है कि इस प्रकार की बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक लोग उत्पादन कार्य में क्या होते हैं? लगे हुए रहते हैं, इसीलिए इसे ऐसी बेरोजगारी ये लोगों के सामने आती है। तो चलिए 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन को। कर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर।
चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ से आपका कह रहा है कि शी सॉ दैट द क्लॉक स्टॉप्ड, हैड स्टॉप्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा, हैड स्टॉप्ड हो जाएगा। उसने देखा कि घड़ी क्या हो गई है, रुक चुकी है। ठीक है, तो अब देखेंगे कह रहा है भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन रही है, तो भारत की लोकसभा की ये महिला अध्यक्ष जो है कौन रही है, तो मीरा कुमार। कौन, मीरा कुमार। इसको डिस्कशन को थोड़ा देख लेते हैं, तो डिस्कशन ज़्यादा जरूरी ये भी है। मीरा कुमार भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। कह रहा है इन पद पर 15वीं लोकसभा 2009 से 14 तक रही है, दायित्व का निर्वहन किया है। ये बिहार के सासाराम लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद रही है, ये ध्यान रखेंगे, सासाराम से रही है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो ओम बिरला है। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कौन है दोस्तों, ओम बिरला है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि जैसे डैश जैसे सरल जीवों को यदि कोई कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे किस पर, ऑप्शन में चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन, ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ईस्ट। तो इसको देख लेते हैं। ईस्ट ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें यदि कई टुकड़ों में क्या किया जाए, काट दिया जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े पुनः विकसित होकर नए जीव का में परिवर्तित हो जाए, नए जीव के रूप में उत्पत्ति ले लेते हैं। ईस्ट अथवा खमीर पदार्थों को फूलने में काम में लाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ईस्ट ऐसा जीव है, कई टुकड़ों में उसको बांट दीजिए तो फिर नया जीव की उत्पत्ति अपने ही अनुसार कर लेता है। समाजवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है, तो समाजवादी घोषणा पत्र का लेखक दोस्तों ये है कौन, कार्ल मार्क्स है। ये ध्यान रखेंगे, कौन है, कार्ल मार्क्स है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका देखते हैं दोस्तों, डिस्कशन देखते हैं कि अब समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक जर्मनी के कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स थे। कौन, जर्मनी के थे, कहाँ के, जर्मनी के थे। कौन थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स थे। इसे विश्व की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पांडुलिपियों में शामिल किया जाता है। इसमें वर्ग संघर्ष तथा पूंजीवादी प्रभाव से उत्पन्न समस्याओं का विशेषणात्मक वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। अब यहाँ पे दोस्तों दे रहा है ये आपके, यानी यहाँ पे आपको कह रहा है कि सिनोनिम्स सिनोनिम्स का करिए, खोजिए। तो यहाँ पे सिनोनिम्स होता है, वे मना होता है त्यागना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा गिव अप हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा। गिव अप मने भी त्यागना होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये पाए जाते हैं कहाँ दोस्तों, असम में पाए जाते हैं। तो चलिए इसको डिस्कशन को देख लेते हैं, ध्यान देंगे। कह रहा है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये उत्तरी पूर्वी राज्य असम में पाया जाता है, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, पूर्वी घाट में, उड़ीसा में तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, अंडमान निकोबार के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इतने जगहों में ये पाए जाते हैं। इन वनों के लिए तापमान की औसतन जो है 18 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा जो होता है 175 सीएम से 200 सीएम तक होनी चाहिए। ये वन चौड़ी पत्ती व घने होते हैं। इनकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती है, जिससे ये वर्ष पर्यंत हरे भरे होते हैं। माने इनकी पत्तियां जो देखने में हरदम हरी भरी रहती है, इसका कारण ये होता है कि इनकी पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती है। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन रहे थे, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सबसे कम समय तक अपने पद पर बने रहे थे। इसके डिस्कशन की बात करें तो कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के तीसरे वह सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे, ये बात को ध्यान में रखेंगे। 1967 से मई 1969 तक, ये मई 1967 से मई 1969 तक ये सबसे कम समय तक रहे। इसको थोड़ा और डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान में कह रहा है भारत की वर्तमान 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो प्रथम आदिवासी जनजाति से आती हैं, तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने
25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण किया था। संविधान का अनुच्छेद 52 का संबंध राष्ट्रपति पद से है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों अम्बेडकर जयंती जो है कहिया मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है, इस बात को जेहन में रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन जो देख लेते हैं, इसका डिस्कशन को भी देख लेते हैं। 15 का कार्य, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वर्ष 2022 में तमिलनाडु सरकार ने अंबेडकर जयंती का समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो ये 14 अप्रैल को जन्म हुआ था, इसीलिए इनका अंबेडकर दिवस 14 अप्रैल को मनाए थे, इस ध्यान पे रखेंगे। कार्य, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दे टॉट हिम डैश टू बिहेव प्रॉपरली। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब होगा हाउ। ठीक है, दे टॉट हिम हाउ टू बिहेव, मतलब उसने उनको बताया कि कैसा व्यवहार अच्छा से किया जाता है, ये चीज़ें उनको बताया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कह रहा है अविनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो अविनिया जो है प्रमुख कला केंद्र कहाँ का रहा है दोस्तों? तो ये रहा है प्रमुख कला केंद्र फ्रांस का रहा है। कहाँ का? फ्रांस का रहा है। चलिए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं, फ्रांस से संबंधित और बातों को देख लेते हैं। कह रहा है कि अविनियो फ्रांस का कला केंद्र है। अविनियो कहाँ का है? फ्रांस का कला केंद्र है। यह दक्षिणी फ्रांस में राइन नदी के किनारे स्थित अविनियो शहर में स्थित है। अविनियो आधुनिक कला, पेंटिंग, तेल चित्रों आदि का संग्रहालय जो है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है दिस रूल इज एप्लीकेबल टू, यहाँ पे क्या होगा? टू होगा जवाब आपका, सही जवाब टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व दिवस कब मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। विश्व दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व दिवस। इस बात को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं डिस्कशन के रूप में। कह रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस जो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यह तारीख 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना को चिन्हित करती है। ठीक है, वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य। प्रथम विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO के द्वारा 1950 में मनाया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहे हैं ध्वनि सबसे तेज किस में गमन करती है? तो ध्वनि सबसे तेज जो है ठोस में गमन करती है। किस में करती है दोस्तों? तो ठोस में गमन करती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठोस के बाद द्रव में, उसके बाद में गैस में गमन करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया के बारे में अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि वृष्टि छाया क्या है। तो वृष्टि छाया, ध्यान दीजिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा वृष्टि छाया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव में कम वर्षा क्षेत्र होते हैं, इसे वृष्टि छाया कहते हैं। माने जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होता है, इसलिए उसे वृष्टि छाया कहते हैं। ध्यान देंगे, इसके डिस्कशन भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें कहा रहा है कि सागरों महासागरों से उठी पवन नमी से भरी होती है और उनके प्रवाह मार्ग में आने वाले पर्वतों जिस पर ढाल से टकरा कर वर्षा करती है उस पर्वत सम्मुख ढाल कहते हैं। इसके विपरीत यही पवन पर्वत के विपरीत ढाल की ओर उतरते समय शुष्क नमी राहत होती है। अतः विपरीत ढाल वाला प्रदेश अपेक्षाकृत धरातलीय अवरोध के प्रभाव में कम वर्षा का क्षेत्र बन जाता है, जिसे वृष्टि छाया कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो ये जो है किया सकता है, तो किसके द्वारा किया सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ये निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिस्कशन भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन राज्य अर्थात राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस बात को ध्यान है। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 द्वारा
प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। कौन कौन मूल अधिकार स्वतः निलंबित? 6 मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। संविधान में आपात बंदों को 3 भागों में बांटा गया है, ये बात ध्यान रखें। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपात 360 में है, अनुच्छेद 360 में। और ये बात को ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आपात है 352, राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपात है दोस्तों किसमें? तो 360 में अनुच्छेद में इसमें है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। संस्कृति शब्द का विशेषण है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है दोस्तों? संस्कृति शब्द का विशेषण आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पैसिव को चुनाव करना है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। पैसिव हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन? डी। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया है, कहता पुलिस मैन कैच द थीव्स। कैच थीव्स किसको पुलिसमैन कब कैच किया? तो चोरों को कैच किया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन, यानी ये जो है पैसिव इसका सही उचित हो जाएगा डी। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि 1 जूल बराबर होता है, तो दोस्तों तो 1 जूल बराबर होता है, आपका सही जवाब होगा किसके बराबर होता है? 1 nm के बराबर होता है 1 जूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ डिस्कशन है, देख लेते हैं। आपको एग्जाम पॉइंट से ये बनता है, ज़रूरी है। तो कह रहा है कि SI पद्धति में कार्य बटा ऊर्जा की इकाई होती है। कार्य या ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे किया गया कार्य 1 जूल तब कहा जाता है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर दे या स्थानांतरित कर दे, तब उसको 1 जूल कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। 1 जूल बराबर 1 nm। इस बात को क्या करिएगा? ध्यान में रखिएगा। 1 जूल बराबर 1 nm। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, विफलता का विपरीत शब्द क्या है? तो विफलता का विपरीत शब्द क्या है दोस्तों? विफलता का विपरीत शब्द है, ये सब कोई आसान है, सफलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा किस ऑक्साइड के कारण होती है? तो डी। किसके कारण? डी के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है अम्लीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और वर्षा जल को अम्लीय बना देते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में। अम्लीय वर्षा की समस्या नॉर्वे, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों के औद्योगिक प्रदेशों में अधिक देखने को क्या होती है? मिलती है। उद्योगों, वाहनों तथा तेल शोधशालाओं से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के वायु में मिल जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण आपका था, ध्यान रखेंगे, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण जो है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा डिस्कशन पर। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 से 1945 तक हुआ था। तत्कालीन कारण था, क्या तत्कालीन कारण था दोस्तों? कि तानाशाह हिटलर के नेतृत्व में 1 सितंबर जो है 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर देना था। ये तत्कालीन कारण था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि डिस्कशन में क्या क्या है। कर स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग है। इस बात को ध्यान में। विटामिन सी के कमी से आयरन अवशोषित विटामिन सी शरीर के आयरन अवशोषित करने की क्षमता में वृद्धि करता है। यह कोलेजन का उत्पादन करता है। कोलेजन की कमी होने पर ऊतक टूटने लगते हैं। स्कर्वी के लक्षण दांतों में सड़न उत्पन्न होना, जोड़ों में सूजन, श्वसन दर में कमी, सीने में दर्द, आँखों में जलन, सूखापन, त्वचा रक्तस्राव आदि भी इसके लक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान
कह रहा है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था? तो सबसे आसान क्वेश्चन, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का क्या किया था? खोज किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। उन्होंने टेलीस्कोप का सर्वप्रथम आकाश को देखा था टेलीस्कोप से। मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का पिता भी कहा जाता है। भाप ईंधन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, भाप ईंधन का आविष्कार कौन किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो कुरुआ कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? कुरुआ कहते हैं झारखंड में झूम कृषि को। तो झारखंड से संबंधित कुछ और तथ्य देख लेते हैं। कह रहे झारखंड झूम कृषि को कुरुआ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसे दीपा, हिमालय क्षेत्र में खील कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जिसमें लोग वनों के कुछ क्षेत्रों को साफ कर कृषि करते हैं। 3 से 4 वर्षों के बाद उत्पादकता कम होने पर अन्यत्र कहीं प्रक्रिया अपनाते हैं और खेती करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही जवाब। माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की क्या एक रूपता किससे की गई है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये की गई है अनुचरों से किया गया है। किससे? अनुचरों से। अगला क्वेश्चन है, कह रहे आ रही रवि की सवारी, इसी से लिया गया है दोस्तों। निषेचन के बाद इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक के इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद यानी पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका कौन? बीज। क्या होगा? सही जवाब बी होगा, बीज होगा। तो इसका डिस्कशन की ओर बात करें तो ध्यान दीजिएगा। कह रहे पौधों में निषेचन के बाद युग्मनज के अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है तथा बीजांड से एक और कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित होता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बन जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो थोड़ा डिस्कशन भी इसका हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किमी है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सहित जलीय तथा जलीय रेखा की लंबाई जो है तो यहाँ पे हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 7516.6 किलोमीटर। भारत में स्थलीय सीमा 7 देशों से लगता है। स्थल का सीमा कितने देशों से लगता है ये ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान से लगता है, पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से, चीन से, म्यांमार से, बांग्लादेश से साझा करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जलीय सीमा मालदीव और श्रीलंका से साझा करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जलीय सीमा जो है मालदीव और श्रीलंका से क्या करता है? साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये आक्रमण किया था कौन? एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका डिस्कशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 तक हुआ। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को क्या कर देता है? आक्रमण कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तक तात्कालिक कारण था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। विद्वान का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो विद्वान का विलोम जो होता है क्या होता है? मूर्ख होता है। ये आसान है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 51 शहर में, तो ये आपका जवाब होगा। ये जो है बेंगलुरु शहर में ये स्थापित करने की बात कही है। टेस्ला कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उत्पादन के लिए 8 जनवरी
2021 को कर्नाटक के बेंगलुरु में विदेशी होल्डिंग कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी के रूप में खुद को पंजीकृत कराया है। इस अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी ने स्वयं को भारत में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का नाम से लॉन्च किया है। इस बात को ख्याल में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारिक जो हिंद चीन में आए थे वो कहाँ से आए थे दोस्तों? तो ये आए थे, कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे, सर्वप्रथम आए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में व्यापार करने का उद्देश्य सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी 16वीं सदी में आए थे। पुर्तगालियों के बाद अन्य यूरोपीय जो आए थे वो डच आए थे, स्पेनिश आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी व्यापारी आए थे, रूप में क्षेत्र में आए थे। करें हिंद चीन इंडो चाइना क्षेत्र में वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि शामिल किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, करे सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है पंजाब हिमालय को जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब को जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे इसमें डिस्कशन, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय क्षेत्र को कहा जाता है पंजाब अथवा कश्मीर हिमालय के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली से तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इस बात के ध्यान में रखिएगा। समस्थानिक 235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का ऑप्शन ये होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कई वर्ष के बाद दोस्तों? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसका डिस्कशन है क्वेश्चन का, कर राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसकी सदस्यता की लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, राज्यसभा का होता है उच्च सदन होता है। तो जिसका गठन सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है पारसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है? तो ये कहाँ घोषित किया गया है? तो वर्साय का घोषित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका डिस्कशन की बात करें कि जनवरी 1871 में वर्साय के आयोजित एक समारोह में पारसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तभी से वह कैसर विल्हेम प्रथम के नाम से जाना जाने लगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे जो है किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इस बात को ख्याल रखिएगा। ऑप्शन 47 का ये हो जाएगा। तो आइए 47 के बाद 48 पर इसको डिस्कशन को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है किलोवाट जो है जूल, न्यूटन, मीटर ऊर्जा का विभिन्न मात्रक है, जबकि किलोवाट पावर शक्ति का मात्रक है। ठीक है, किलोवाट घंटा जूल, न्यूटन, मीटर ऊर्जा विभिन्न मात्रक है, जबकि किलोवाट जो है पावर शक्ति का मात्रक है, न कि ऊर्जा का मात्रक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहे जूल अथवा ऊर्जा तथा कार्य का एसआई मात्रक है। किसका है? कार्य का एसआई मात्रक। इस बात को ध्यान में रखिए। कह रहा है संपत्ति का अधिकार जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब एक का बन गया दोस्तों? तो अब एक कानूनी अधिकार बन गया। इस बात को ख्याल में रखिए। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार के अंतर्गत ले लिया गया है। तो इसको डिस्कशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। डिस्कशन में कह रहा है इसमें संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 ए के तहत कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार
है, ये ध्यान रखें। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार अनुच्छेद 31 से निश्चित कर कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो ये है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है निम्न का 4 धाम हाईवे प्राइवेट किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो ये 4 धाम हाईवे प्राइवेट उत्तराखंड में निर्माणाधीन है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार महत्वाकांक्षी 4 धाम हाईवे प्राइवेट परियोजना उत्तराखंड राज्य में निर्माणाधीन है। इसकी लंबाई 900 किमी तथा लागत इसको 12,000 करोड़ रुपया अनुमानित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस परियोजना के तहत जो है यमुना, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग सीमा सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा निगम लिमिटेड इसकी कार्यान्वयन की एजेंसी है, दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों को मांसपेशियों को से जोड़ता है उसको कहते हैं कंडरा कहते हैं। क्या है कहते हैं दोस्तों, कंडरा कहते हैं। तो चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं, तो कंडरा कहते हैं। ठीक है, कंडरा एक कठोर रेशेदार संयोजी ऊतक की लचकदार पट्टी है। जोड़ों को खिसकाने के लिए मांसपेशियों को कंडराओं का खींचती है। यह कंडराएं मांसपेशियों को संरचना प्रदान करने हेतु नेत्र गोलक के समान जुड़ी हो सकती है। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने के लिए ऊतक का स्नायु कहते हैं। जो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है उसको ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं दोस्तों, स्नायु कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधनों से आय। राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के साधनों से आय। डिस्कशन की बात करें तो कह रहे साधारण शब्दों में राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधनों से प्राप्त आय से है। जब निबिल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना लागत मूल्य पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यानी एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना निम्न प्रकार की जाती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ से सही जवाब देना है, तो आपका क्या होगा सही जवाब, व्हाट डिड मिस्टर गेसलर डाई ऑफ, तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे कौन, आपका सही जवाब होगा स्लो स्टारवेशन। धीरे धीरे स्लो स्टारवेशन के कारण वो क्या हो गए, मर गए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है रबड़ फसल है, तो रबड़ कौन सी फसल है दोस्तों, तो रबड़ एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है रबड़। ध्यान दीजिएगा। इसके डिस्कशन की बात करें तो कह रहा है रबड़ भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों की फसल या पौधा है। रबड़ के दूध को लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटेक्स, जिससे रबड़ बनाया जाता है, लैटेक्स से। अमेजन के जंगलों में मूल वनस्पति है रबड़ के पौधों के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप चाहिए, 200 cm से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आहार नाल मूल रूप से मुख से गुहा तक विकसित एक लंबी नली होती है। यानी ऑप्शन कौन होगा दोस्तों, तो ऑप्शन इसका होगा डी, सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन 57 की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको डिस्कशन के रूप में देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में आहार नाल जिसे जठर ग्रंथियां कार्यमार्ग भी कहते हैं, मुंह से गुदा तक 8 से 10 मीटर लंबी खोखली तथा और अत्यधिक कुंडलित आहार नाल होती है। आहार नाल के द्वारा ही भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कह रहा है और पाचन के बाद गुर्दा के माध्यम से बाहर निकलता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिमाण के रूप में होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो किनके कारण होती है, तो भूमध्य सागर में
उत्पन्न चक्रवातों के कारण होती है, इस बात को ध्यान में। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ के प्रभाव से होने वाली ये वर्षा होती है, जिसे शीतकालीन वर्षा भी कहते हैं। ये विक्षोभ भूमध्य सागर से कुछ कमजोर चक्रवात के रूप में उत्पन्न होते हैं तथा पश्चिमी जेट वायुधारा द्वारा भारत में लाए जाते हैं, इस बात को ध्यान में। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में यह वर्षा रबी फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे का इन चक्रवाती पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होने का मुख्य कारण भूमध्य सागर तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर दिसंबर जनवरी में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है इस तरह का क्या होता है, बना हमेशा आभासी, सीधा तथा अत्यंत छोटा होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विदेशी निवेश कहलाता है, तो दोस्तों विदेशी निवेश जो है क्या कहलाता है, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है। प्रथम टीका विकसित किया गया, तो प्रथम टीका जो है कहाँ विकसित किया गया दोस्तों, तो ये विकसित किया गया किसके द्वारा, तो जोसेफ मिस्टर के द्वारा प्रथम टीका विकसित किया गया। अब चलिए देख लेते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सुधार लीजिएगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा क्या किया गया था, प्रथम टीका विकसित किया गया था। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका डिस्कशन देखें तो कह रहा है कि एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक बीमारी के टीका विकसित किया था, जो विश्व में किसी बीमारी का प्रथम टीका था। बाद में फ्रांसीसी सूक्ष्मजीवी वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने भी इनका संकल्पना नया आयाम दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र क्या करता है, देता है। 26 नवंबर को जाना जाता है, तो 26 नवंबर को जो है दोस्तों ये जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को जाना जाता है। ठीक है। तो इसका डिस्कशन को देखें तो ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को निर्मित भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रख्यात विद्वेता डॉक्टर लक्ष्मीमल्ल सिंधवा के प्रशंसों से सुप्रीम कोर्ट बार एजेंसी एसोसिएशन द्वारा 1979 में की गई थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सुंदर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सुंदर राष्ट्रीय उद्यान भारत के दोस्तों पश्चिम बंगाल में क्या है, स्थित है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के सुंदर वन डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। इस उद्यान की स्थापना 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में की गई थी। ठीक है। इसमें 1984 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1987 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चले, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है दोस्तों ये 5 वर्ष का होता है, इस बात को ख्याल में रखिएगा। इसका डिस्कशन देखें तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। वह राष्ट्रपति को संबोधित
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कार्य को उपराष्ट्रपति का पादेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है दोस्तों, तो पादेन सभापति होता है, इसलिए मतदान में भाग नहीं ले सकता, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो है 35 वर्ष की आयु अवश्य होना चाहिए, इस बात को ख्याल में रखेंगे। कह रहा है कि आगे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो किन विकिरणों से सुरक्षा करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा पराबैंगनी विकिरणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो इसका डिस्कशन के देखें, ओजोन O3 गैस एक पतली परत है जिसका लगभग 90% भाग वायुमंडल के समताप मंडल तथा शेष 10% भाग जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली त्वचा के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओजोन परत को पृथ्वी की रक्षा कवच कहा जाता है अथवा पृथ्वी की छाता भी कहा जाता है ओजोन परत को। कह रहा है वायुमंडलीय ओजोन परत का मापन डॉबसन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है, इसको याद है, जिसे डॉबसन यूनिट में व्यक्त किया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है, तो मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 100 दिन काम दिया जाता है। कितने, 100 दिन काम दिया जाता है। तो इसका डिस्कशन देखें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रम में से एक है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक वयस्कों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 15.4 करोड़ श्रमिकों को इसके तहत रोजगार में काम देने का लक्ष्य है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मनरेगा योजना का उद्देश्य कार्य पाने की कानूनी अधिकार हासिल करना तथा चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना होता है। ग्राम पंचायत इस योजना के कार्यान्वयन की एजेंसी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस समूह में बादल का पेय पदार्थ होता है। तो बादल का पेय पदार्थ जो होता है किस में होता है दोस्तों, पेय पदार्थ कह रहे हैं, सॉरी, ये वरिद, नीरद, पेयोद, ये पर्यायवाची शब्द होता है किसका, बादल का, ये याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है, विश्व 17 नंबर है, कह रहा है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। तो विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान जो है कहाँ लागू हुआ था दोस्तों, तो अमेरिका में लागू हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है ये कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है किसके उत्पादन के लिए, तो ज्वेलरी के उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। कह रहा है एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में मिलती है, तो वो कौन है दोस्तों, तो वे है कौन, तो वे ब्रोमीन है, ऑप्शन डी होगा, जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में अधातु है मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग आती है। तो इसका सही जवाब होगा तेंदू की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में लाया जाता है। डिस्कशन देख लें, बीड़ी तेंदू वृक्ष के पत्तों से बनाया जाता है। तेंदू वृक्ष प्रायद्वीपीय भारत के पतझड़ वाले जंगलों में उगता है। भारत में बीड़ी उद्योग पहला कारखाना 1911 में जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। निम्न में से किस स्थान पर भारत में संवैधानिक वर्षा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा
दर्ज की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ दर्ज की गई है, मानेसर ये मासिनराम जो है दर्ज की गई है। कह रहे मेघालय के ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहे डिस्कशन में देखें तो कह रहे मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास स्थित मानिसराम भारत सहित विश्व का भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ औसतन वार्षिक 1100 cm से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मानिसराम वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कह रहे उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है कौन है दोस्तों, तो वह है कौन, आपका ऑप्शन ए है भारतीय खाद्य निगम कंपनी है। अब इसमें देखें तो ध्यान दीजिएगा डिस्कशन को, भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्नों को खरीदारी व उसका रख रखाव करती है। बफर स्टॉक एक प्रणाली या योजना है जिसके तहत एक निर्धारित सीमा से नीचे गिरने वाली कीमतों को रोकने के लिए ये बफर स्टॉक का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थोड़ा और इसका डिस्कशन है देख लेते हैं। कह रहे अच्छी फसल के समय खाद्यान्न का स्टॉक खरीदा जाता है, स्टोर किया जाता है। इसके बाद फसल खराबी, आपदा अथवा आपात के दौरान स्टॉक को निर्धारित सीमा से ऊपर बढ़ने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारतीय खाद्य निगम FCI उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसकी स्थापना जो 1965 में की गई थी, अधिनियम 1964 के तहत। अगला क्वेश्चन, मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है तो ये कशेरुक दंड द्वारा मेरू रज्जु को क्या किया जाता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरू रज्जु स्पाइनल कॉर्ड को कशेरुक दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। मेरू रज्जु तंत्रिका का तंत्र एक भाग है। यह मस्तिष्क के तने के अंत से प्रारंभ होकर रीढ़ की हड्डी के नीचे तक विस्तृत नाजुक ट्यूब नली जैसी लंबी रचना है। ठीक है, भारत माता कविता के रचनाकार हैं, तो भारत माता कविता के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो सुमित्रानंद पंत है भारत माता कविता के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बहाली कविता बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो ध्यान दीजिएगा ये संकलित है दोस्तों यामा में संकलित है। किसमें, यामा में संकलित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये ज्वार और बाजरा का उपयोग पशुओं के चारा के रूप में किया जाता है। खरीफ और रबी फसल से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने का संभावना रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। भारत में खरीफ की प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, नेपियर घास पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में कृषि उत्पादन के 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद में विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल मानसून के प्रारंभ होने में जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस मौसम की प्रमुख फसलें खाद, अरहर, कपास, जूट, सोयाबीन, बाजरा इत्यादि है, ध्यान रखिएगा। कह रहा रबी की फसलें अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। तो रबी की फसल गेहूँ, जौ, सरसों इत्यादि रबी के फसल होता है। जायद फसलें जो होता है तरबूज, खीरा मार्च से मई तक उगाई जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माली मालिन में समास कौन है, तो माली मालिन में जो है आपका द्वंद्व समास है। कौन समास है दोस्तों, तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। और जो है ये बहुलीकरण, दहन और प्रकाश संश्लेषण ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है,
ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत सरकार सर्वप्रथम लीगल ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है दोस्तों? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, भारत का महानवादी है। कौन? भारत का महानवादी है। इसको डिस्कशन के रूप में अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा, भारत का महानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, लीगल ऑफिसर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 में महानवादी की नियुक्ति का उल्लेख है। वह सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सर्वोच्च न्यायालय में सलाहकार का प्राथमिक वकील है। ठीक है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सेकंड, संसद सदस्य नहीं होता परंतु संसद में या उसकी समितियों में बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक, कहाँ तक दोस्तों? तो ये मुंबई से थाने तक चलाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है पद्मश्री रामचंद्र मांझी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जलालगढ़ किला बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो जलालगढ़ किला बिहार के जो है पूर्णिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्णिया में स्थित है। इस बात को ख्याल में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलालगढ़ किला बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित है। इसका डिस्कशन अगर देखें तो चतुष्कोणीय रूप में इस किले का किशनगंज के प्रथम राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन खान ने सन 1722 ईस्वी में निर्मित करवाया था। हालांकि कुछ लेखकों के अनुसार इस किले को पूर्णिया के नवाब सैफ खान ने 1722 ईस्वी में ही निर्मित करवाया था। तो यहाँ पे थोड़ा मतभेद होता है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भारत सरकार के तरफ से करेंसी नोट कौन एजेंसी जारी करता है? तो भारत सरकार के तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। कौन? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए डिस्कशन को देखते हैं। भारत में नोटों और करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जारी करता है। आरबीआई 1 रुपये के नोट के अलावा हर तरह के नोट और सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई भारत सरकार का बैंक है 1935 को की गई। आरबीआई भारत सरकार का बैंक का प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता कहाँ था दोस्तों? तो ये केंद्रीय कलकत्ता स्थापित किया गया था, जिससे 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय दोस्तों ये दर्शाता है कौन? आपका सही जवाब होगा डी सही जवाब होगा। बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों को साथ समान व्यवहार करना ये सामाजिक न्याय को दर्शाता है। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है तो कौन सा राज्य है? तो वो आपका गुजरात और राजस्थान है। कौन? राजस्थान। गुजरात और राजस्थान है जहाँ पे कटीले झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी किसने? तो ये आपका मोहम्मद इकबाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो ये कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है संगठित क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगठित क्षेत्र में। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दोस्तों जिप्सम से बनाया जाता है। किससे? जिप्सम से बनाया जाता है। तो जिप्सम का ये सूत्र थोड़ा याद कर लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CSO4 1/2 यानी ½ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ठीक है। इस बात को, हमारे नींद कविता के कवि कौन है? तो हमारे नींद कविता के कवि है कौन जो है दोस्तों? तो वीरेंद्र डंगवाल है। कौन? वीरेंद्र डंगवाल है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला इंग्लिश का क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह फिल इन द करेक्ट वर्ब फ्रॉम ऑफ वर्ब। तो यहाँ से एक करेक्ट वर्ब को चुनना है। तो कह रहे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी उबलता है कितना डिग्री पर? 100 डिग्री पर, जिसका सही जवाब होगा बी।
तो यदि चैनल पे आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।